लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले स्टेटमेंट, चूंकि ये लॉ है तो लॉ में कोई बात कही होती है किसी ने तो उसको हम स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं। तो सबसे पहले ये लॉ क्या कहता है, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा ऐसा सिस्टम जो कि आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में भी हम बात करते हैं। तो कहता है लॉ के मुताबिक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज जो हैं अगर इंटरेक्ट हो रही हैं, इंटरेक्ट होने के बाद उनका मोमेंटम और इंटरेक्ट होने से पहले जो उनका मोमेंटम था वो हमेशा सेम रहता है। तो स्टेटमेंट ये है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। दो या दो से ज़्यादा बॉडीज अगर आपस में इंटरेक्ट हो रही हो तो उसका मोमेंटम जो है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज इंटरेक्ट हो रही हो लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो। जिस तरह दो बॉडीज हैं मूव करती हुई जा रही हैं, टकराती हैं और टकराने के बाद फर्दर आगे की तरफ चली जाती हैं और एक्स्ट्रा को फोर्स उस पर नहीं लगती है, अब वो मूव करके विदाउट एनी नेट फोर्स मूव करती हुई चली जाती हैं, तो ऐसा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो बहुत सी बॉडीज आपस में इंटरेक्ट हो रही हो, टकरा रही हो, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स कोई ना उन पे लगे, वो टकराने के बाद मूव करके चली जाएं, देन दिस सच ए सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन करनी है कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम से लेके नेक्स्ट पेज में अप टू 3.16, यानी कि जो इक्वेशन लिखी हुई है 3.16 यहाँ तक जो है ये हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें हम डायग्राम भी बनाएंगे। ये प्रीवियस पेज में हमारे पास डायग्राम मौजूद है, ए बी और सी डायग्राम, जिसमें दो सफ़ेयर्स हैं हमारे पास। एक सफ़ेयर का मैस m1 है और एक सफ़ेयर का मैस m2 है। ये दोनों सफ़ेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और जो पहला सफ़ेयर है m1 उसकी वेलोसिटी u1 है, इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा सफ़ेयर m2 जो है उसकी वेलोसिटी u2 है और u1 जो है यानी कि पहले वाले की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है u2 की निस्बत, और दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है थोड़ी देर के बाद जो है u1 जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, m1 वाला जो मैस है वो जाके इंटरेक्ट करेगा M2 के साथ, जैसा कि बी डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं। और इंटरेक्ट होने के बाद जो है वो M2 फर्दर आगे मूव कर रहा होगा और M1 की जो है वो वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो भी मूव करता हुआ जाएगा। तो कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो हम फर्स्ट करते हैं V1 और V2 के बराबर है। मैसेज तो M1 M2 है, मैसेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी चेंज, देयरफॉर M1 M2 उनका मैस वैसा ही है, लेकिन उनकी वेलोसिटीज टकराने के बाद हमने फर्ज की V1 और V2 है। अब फर्स्ट डायग्राम ए डायग्राम में आप देखें, ए डायग्राम में जो मैस था M1 उसकी वेलोसिटी U1 थी और हमने पढ़ा हुआ है मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू M इंटू वी, मैस इंटू वेलोसिटी। तो ये ए डायग्राम को अगर हम देखें तो M1 मैस है, उसकी वेलोसिटी U1 है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1 इज M1 U1। इसी तरह मोमेंटम चूंकि मैस इंटू वेलोसिटी होता है, तो अगर हम सेकंड जो मैस है इसका अगर मोमेंटम निकालना चाहते हैं बिफोर कोलिजन तो M2 और U2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास M2 का मैस आ जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है इनिशियल मोमेंटम और मैस M1 जो कि M1 U1 के बराबर है। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M2 जो कि M2 U2 के बराबर है। उसके बाद टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि दोनों का आपस में मिला के जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास है M1 U1 प्लस M2 U2, यानी कि दोनों मैसेज का मोमेंटम आपस में ऐड कर लें तो वो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ जाता है जो कि M1 U1 प्लस M2 U2 के बराबर है। इसी तरह हमने बताया जब वो इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होने के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं,
तो फिर हम बाद वाला जो मोमेंटम है m1 का वो हम कैलकुलेट करते हैं, और डायग्राम के मुताबिक हम देख सकते हैं कि सी डायग्राम में m1 अगर मैस है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, तो मैस इनटू वेलोसिटी ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन ऑफ मोमेंटम ऑफ m1 आ जाएगा। इसी तरह मोमेंटम ऑफ मैस m2 जो है वो m2 को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 v2 आ जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो हमने नीचे लिखा है फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 m1 v1, इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m2 जो कि m2 v2 के बराबर है। और फाइनल मोमेंटम अगर हम टोटल कर लें तो हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों मोमेंटम्स को आपस में ऐड कर देना है तो 3.16 इक्वेशन बन जाएगी। इन इक्वेशंस का हमने नाम नहीं दिया है, ऊपर जो 3.16 थी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3.15 थी, इनके इक्वेशंस के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ से हम मैथमेटिकली स्टार्ट करते हैं और हमने इस लॉ के मुताबिक पढ़ा है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो हमारे पास सेम होता है। तो यही हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। और ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इनिशियल मोमेंटम टोटल जो था m1 u1 प्लस m2 u2 था। इसी तरह फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जो कि 3.16 में लिखा हुआ है m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये एक फार्मूला जो है वो हमने बना लिया है कि दो बॉडीज जो हैं जब इंटरेक्ट होती हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है लॉ जो है अप्लाई करने के बाद ये फार्मूला आता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, where u1 u2 are initial velocities of masses m1 and m2 respectively and v1 v2 are final velocities of masses m1 and m2 respectively। मैथमेटिकली के बाद हमने एप्लीकेशंस करनी है और एप्लीकेशंस जो है वो तीन है हमारे पास। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ से एप्लीकेशंस स्टार्ट होती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ एंड हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस की हेडिंग डाल के हमने कहा इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है और उनमें से हम कुछ एप्लीकेशन जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। और फर्स्ट एप्लीकेशन जो है नंबर 1 लिख के गन एंड बुलेट, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। गन एंड बुलेट की हेडिंग डालेंगे और ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि डिटेल में है। बाकी नेक्स्ट 2 एप्लीकेशन जो हैं वो हमने इतनी डिटेल में नहीं करनी जितनी फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें एक फार्मूला भी हमने ड्राइव करना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी ये है कि गन एंड बुलेट जो है हमारे पास इस सिस्टम में जब बुलेट फायर नहीं की होती तो उस वक्त जो है हमारे पास गन और बुलेट दोनों के दोनों रेस्ट में होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में हो तो उसकी वेलोसिटी नहीं है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होता, तो बुलेट का भी मोमेंटम नहीं है, गन का भी मोमेंटम नहीं है। ओवरऑल हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है। तो यही बात हमने फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखी है। और उसके बाद ये 3 लाइन्स के बाद हम लेट एम से कंटिन्यू करेंगे और हम बताएंगे कि जैसे ही हम फायर करते हैं बुलेट तो हम फर्स्ट करते हैं बुलेट का मैस m के बराबर है, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v के बराबर है, जो गन है उसका मैस कैपिटल M के बराबर है, जो गन है वो जिस वेलोसिटी से रिकॉइल होती है यानी कि बैकवर्ड जो झटका पड़ता है वो पीछे की तरफ गन मूव करती है, उसकी वेलोसिटी को हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारे पास गन एंड बुलेट की कंसीडर से स्टार्ट होती है 0 तक और उसके बाद लेट M से कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू रहेगी। और हमने अभी फ़िलहाल ये बताया कि जैसे ही हमने बुलेट फायर की तो उस वक्त जो है बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v के बराबर है, बुलेट का मैस स्मॉल m के बराबर है, गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है, जिस वेलोसिटी से मूव करती है उसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है और गन का मैस जो है वो कैपिटल M से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये है
कि फायर करने के बाद जो मोमेंटम आता है बुलेट का वो m इंटू वी होगा, यानी कि बुलेट का मैस उसकी वेलोसिटी। इसी तरह गन जो है उसका मोमेंटम फायर करने के बाद m इंटू वी होगा, m मैस ऑफ द गन, v वेलोसिटी ऑफ द गन। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड हमने लिख दिया mv प्लस mv। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो कि हमें ये कहता था कि टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड, यानी कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम फायर करने से पहले, कुलियन होने से पहले और कुलियन होने के बाद। शुरू में लिखा हुआ है टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, यानी कि लेफ्ट साइड में हमने वो वैल्यूज लिखनी है जो इसमें आफ्टर कुलियन हुआ हो, यानी कि फायर कर दिया गया है बुलेट को गन में से, तो उस वक्त जो है मोमेंटम किसके बराबर है। तो अभी हमने 3.18 में कैलकुलेट किया था mv प्लस mv, तो हमने लिख दिया यहाँ पे mv प्लस mv। इसी तरह टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर द गन इज फायर्ड, राइट साइड में हमने कहा था जब फायर नहीं किया तो वेलोसिटीज भी ज़ीरो हैं, तो इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो के बराबर है, तो हमने ज़ीरो लिख दिया। रीअरेंज किया, कैपिटल एम कैपिटल बी हमने इसी साइड में रहने दिया, स्मॉल एम स्मॉल बी जो है इधर प्लस हो रहा था दूसरी साइड में जाके माइनस हो गया, कैपिटल बी हमने इधर ही रहने दिया, कैपिटल एम जो है मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम, और ये माइनस साइन जो है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि गन जो है वो रिकॉइल हुई थी, यानी कि बुलेट के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव हुई थी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन 3.19। पेपर में 3.19 नहीं लिखेंगे, इसको इक्वेशन का नाम 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 3.19 नहीं लिखना। इक्वेशन फर्स्ट करें 1 नाम दिया, इक्वेशन 1 गिव्स द वेलोसिटी v of the gun, negative sign indicates that the velocity of the gun is opposite to the velocity of the bullet that is the gun recoils, यानी कि गन जो है वो opposite direction में बुलेट की डायरेक्शन के opposite में मूव करती है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है रॉकेट एंड जेट इंजन्स, खाली रॉकेट्स लिख लें या रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स की हेडिंग डाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत अपनी वर्किंग कर रहा होता है, क्योंकि हॉट गैसेस जो हैं वो हाई स्पीड से बर्न होती हैं उसकी टेल में से और इजेक्ट होती हैं एक लार्ज मोमेंटम से, ये गैसेस उसकी टेल में से निकलती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन के तौर पे उतने ही मोमेंटम पे जो है वो रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में हाई मोमेंटम से मूव कर जाता है। तो ये हमारा है एप्लीकेशन नंबर 2। और एप्लीकेशन नंबर 3 जो है हमारे पास वो प्रीवियस पेज में है। जी ये स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे कंसीडर, यहाँ पे हमारे पास है एप्लीकेशन नंबर 3 जो लास्ट है हमारे पास। एप्लीकेशन 3 में हमने ये बताना है कि एयरफील्ड बैलून जो होता है हमारे पास उसका मोमेंटम शुरू में ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि अभी हमने उसको रिलीज़ नहीं किया हुआ, वो रेस्ट की हालत में है, तो ओवरऑल मोमेंटम ज़ीरो के बराबर है। लेकिन जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं तो हाई स्पीड से जो है वो टेल में से जो है वो एयर इजेक्ट होती है और किसी ख़ास मोमेंटम से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एयर मूव करती है। रिएक्शन के तौर पे बैलून जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मोमेंटम से जो है वो मूव करके चला जाता है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी फ्रिक्शन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन करनी है। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकती है, यानी कि अपोज करती है, आगे की तरफ मूव नहीं करने देती है। तो डेफिनेशन है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा होता है तो एक फोर्स उसको ऐसे नहीं करने देती है, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे आप, और उसके बाद जो है फैक्टर्स की एडिंग डालेंगे, और फैक्टर्स में हमारे पास जो है 2 फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं
फ्रिक्शन के ऊपर वैसे बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन जो है हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। नंबर वन जो है हमारे पास वो नेचर ऑफ द मटेरियल है। दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं या मूव कर रही हैं, तो वो किस चीज़ की बनी हुई हैं उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। नंबर टू, प्रेसिंग फोर्स, कि वो कितना एक दूसरे के ऊपर प्रेस करके मूव कर रही हैं, उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। इसी फैक्टर्स में हमने एग्जांपल्स के ज़रिए से इस फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी करना है, जो कि रब से लेके मूव तक एक्सप्लेन किया गया है। वो कहता है अपने पाम को जो है, हथेली को अगर मुख्तलिफ सरफेस की इसके ऊपर रब करोगे, ब्रिक के ऊपर, ईंट के ऊपर, कारपेट के ऊपर, टेबल के ऊपर, मार्बल के ऊपर अगर रब करो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सरफेस अगर ज़्यादा स्मूथ होगी तो ईज़िली आप उसके ऊपर रब कर सकते हैं, और अगर रफ सरफेस होगी तो उसके ऊपर रब करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ज़ोर से प्रेस करके रब करेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा मूव करना, और अगर हम आहिस्ता से प्रेसिंग फोर्स कम कर देंगे तो रब करना आसान हो जाएगा। इट मीन्स दैट बाय इंक्रीज ऑफ प्रेसिंग फोर्स फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। उसके बाद हमारे पास नो सरफेस से लेके नेक्स्ट पेज में ये है हेडिंग कोल्ड वेल्ड्स की, और कोल्ड वेल्ड्स में ये डायग्राम भी बनानी है जो आपके सामने मौजूद है, जिसमें हमने बताना है कि तमाम सरफेसेस जो होती हैं वो बेशक कितनी भी स्मूथ क्यों ना नज़र आ रही हों, उनमें लाजमी पिट्स एंड बम्प्स मौजूद होते हैं। यानी कि ये दो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, कितने ही स्मूथ क्यों ना हो, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप लेवल में देखेंगे तो इसमें अप्स एंड डाउन्स हमें दिखाई देंगे। यही अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, जिनको पिट्स एंड बम्प्स कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करने देते, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक पैदा कर लेते हैं, और इन्हीं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को बेसिकली कोल्ड वेल्ड्स कहते हैं। और ये कोल्ड वेल्ड्स की वजह से ही जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो आगे की तरफ जब मूव कर रहा होता है तो इंटरलॉक पैदा कर लेता है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास थे कोल्ड वेल्ड्स विद डायग्राम। उसके बाद है हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होती है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि दो सरफेस अगर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, ऊपर वाले सरफेस को अगर हम मूव करने की कोशिश करेंगे माइनर से फोर्स लगा के, तो वो मूव नहीं होगा। फोर्स और बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ती रहेगी, फोर्स और बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन की फोर्स मजीद बढ़ जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तो फ्रिक्शन की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल एफ एंड स्मॉल एस। जैसा कि डेफिनेशन के एंड में लिखा हुआ है, एफ एस जो होता है वो इसका सिंबल होता है हमारे पास। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, और 3.20 अगर आप देखें इक्वेशन, उसके ऊपर लिखा हुआ है एफ एस ओवर आर जो है वो माइक्रो के बराबर। माइक्रो जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल होता है हमारे पास, और एफ एस जो है वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो अभी हमने पढ़ा था, और आर जो होता है वो रिएक्शन होती है। जिस तरह एक किताब टेबल पे पड़ी हुई है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, टेबल का वेट नीचे है और रिएक्शन की फोर्स ऊपर लग रही है, तो इन दोनों की रेशो को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो हमारी डेफिनेशन भी यही है, the ratio between force of limiting friction Fs and the normal reaction R is a constant. This constant is called coefficient of friction and is represented by micro. तो ये हमें वैल्यू जो है ये हमें बताती है कि दो सरफेसेस के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स किस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है और किस ऑब्जेक्ट में कम है। दो सरफेस को आपस में कंपेयर करने में ये हमें मदद देती है। उसके बाद हमारे पास माइक्रो इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एफ एस बराबर आ जाएगा माइक्रो आर के। 3.20 और 3.21 इक्वेशंस का नाम नहीं देना, एफ एस इज इक्वल टू माइक्रो और आर वेयर माइक्रो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये एफ एस इज इक्वल टू माइक्रो आर के नीचे अगर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू एम जी। अगर आपको याद हो, हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था, किताब टेबल में पढ़ी है, तो वेट जो होता है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होती है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि W जो है वो बेसिकली R के बराबर होता है। बेशक एक स्टेप ऊपर आप लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू एम जी के ऊपर W इज इक्वल टू R,
वेट जो है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होती है और वेट का फार्मूला होता है mg, देयरफॉर r इज इक्वल टू mg। और r इज इक्वल टू mg की वैल्यू ऊपर जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही है 3.21, इसमें जब पुट करते हैं तो fs बराबर आ जाती है माइक्रो mg के। उसके बाद यूजेस हैं हमारे पास फ्रिक्शन के जो हैं वो बहुत से यूज़ हैं, 3 यूज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें ज़मीन पर हम चल सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। एथलीट्स, पहला यूज़ जो है वो वी कैन वॉक ऑन द रोड और ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन है हमारे पास। और सेकंड जो है एथलीट्स जो हैं वो स्पेशल शूज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी ग्राउंड ग्रिप ज़्यादा मजबूत होती है और वो आसानी से मूव कर सकते हैं। और इसी तरह तीसरा है जो है बाइसाइकिलिस्ट जो है वो ब्रेक लगाता है, रबर पैड जो है वो साइकिल की टायर को मूव करने से रोक देते हैं और आखिरकार जो है वो साइकिल रुक जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंप्लीट होता है जो कि हमारे पास था फ्रिक्शन।